नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एंड ऑफ द गेम का एपिसोड संख्या 24वां। अब आगे। यथासंभव तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते विराट ने सीधा हवेली के सामने पहुंचकर ही दम लिया। तभी गोली चलने की आवाज उनके कानों में पड़ी। अगले ही पल दोनों ने गाड़ी से नीचे छलांग लगाई और तेजी से फाटक की तरफ दौड़े। दरवाजे को अंदर की तरफ से ताला लगाया गया था। विराट ने सिंकोचू के बीच से अपना हाथ भीतर पहुंचाया और गोली चलाकर ताला तोड़ने के बाद कुंडा खोल दिया। तुम यहीं रुको, आगे को दौड़ता हुआ जोर से बोला। कोई भागता नजर आए तो उसके पैरों को निशाना बनाना। याद रहे जोशी साहब, किसी भी हाल में वह कमीना मरना नहीं चाहिए। निश्चिंत रहिए सर। तब तक विराट अगले दरवाजे तक पहुंच चुका था। कुंडा बाहर से बंद था, जिसे खोलकर वह तुरंत अंदर दाखिल हो गया, मगर वहां भरे धुएं के बीच कुछ भी देख पाना संभव नहीं हो पाया। अभी वह माहौल भांपने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी अंधेरे में सीढ़ियों पर ऊपर नीचे दाएं बाएं होती लाइट उसे दिखाई दी। फिर कई जोड़ी कदमों की आवाज। विराट ने फौरन अपनी रिवॉल्वर का रुख उधर को कर दिया। आगे ज्यों ही सीढ़ियों पर किसी के होने का एहसास हुआ, वह गरज कर बोला, जहां हो वहीं रुक जाओ वरना शूट कर दूंगा। गोली मत चलाना इंस्पेक्टर। जयदीप की आवाज उसने साफ पहचानी। ये हम लोग हैं। मैंने गोली चलाने की आवाज सुनी थी। सैंडी के हाथों से चली थी। किस पर चलाई थी? किसी पर नहीं, लेकिन गलती से रोहतास को जा लगी। और सैंडी कहाँ है? चंद्रशेखर महाराज की प्रेत आत्मा उसे लेकर छत पर चली गई है। सीढ़ियों का दरवाजा तभी कमीने ने दूसरी तरफ से बंद कर दिया है, इसलिए हम ऊपर नहीं जा पाए। तब तक सब उसके करीब पहुंच चुके थे। बाहर जाकर मेरी गाड़ी में बैठ जाओ और तब तक वहां से मत हिलना जब तक कि मैं न आ जाऊं। वहां जोशी साहब पहले से तैनात है, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। कहकर विराट ने जोशी को आवाज लगाकर उन सबके बाहर आने की इत्तला दी और खुद उनमें से एक की टॉर्च लेकर सबको बाहर निकल जाने दिया। तत्पश्चात टॉर्च के प्रकाश में वह बड़ी मुश्किल से फर्श पर पड़े रोहतास तक पहुंच पाया। झुककर उसका मुआयना किया तो पाया कि वह मर चुका था। फिर इधर उधर रोशनी फेंकी और वापस दरवाजे पर पहुंचकर जोशी को जनरेटर चलाने को बोल दिया। कुछ देर बाद वहां लगे बल्ब जल उठे, मगर धुआं क्योंकि अभी भी मौजूद था, इसलिए दूर की कोई चीज दिखाई नहीं दे रही थी। नीचे कुछ हासिल होता न देखकर वह सावधानी से सीढ़ियां चढ़ने लगा। ऊपर पहुंचा तो दरवाजा खुला पाकर हैरान रह गया, जिसे सब बंद बता रहे थे, इसलिए उसने फौरन ऊपर पहुंचने की कोशिश नहीं की। आगे उसने पूरी छत का मुआयना कर डाला, मगर कहीं कोई संदिग्ध बात नजर नहीं आई। फिर उसे किसी वाहन का इंजन स्टार्ट किए जाने की आवाज सुनाई दी और जब निगाह उस तरफ गई, एक की बजाय दो गाड़ियों के होने का एहसास हुआ। वह दोनों मोटरसाइकिलें थी जो हवेली से थोड़ी दूर बनकर सड़क की ओर बढ़ रही थी। हवेली की दाईं तरफ से दो बाइक से सड़क पर जा रही है। जोशी, विराट गला फाड़कर चिल्लाया, पीछा करो उनका। कॉपी दैट सर। जोशी की आवाज उसके कानों में पड़ी। तत्पश्चात वह खुद भी पूरी रफ्तार से दौड़ता हुआ सीढ़ियों के दरवाजे तक पहुंचा और एक छलांग में कई स्टेप फांदता हुआ नीचे की तरफ बढ़ता चला गया। हॉल में पहुंचकर उसने हवा की रफ्तार से दरवाजा पार किया और लोहे वाले फाटक पर पहुंचकर एकदम से ठिठक गया। ये देखकर उसका दिमाग खराब हो गया कि जोशी अभी भी जहां का तहां खड़ा था। तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा था? पीछा करता तो कैसे करता सर? मतलब आपकी गाड़ी तो चारों पापी ले भागे। आपकी आवाज सुनते के साथ ही उनमें से एक जना ड्राइविंग सीट पर जा बैठा था। मैंने बहुत तेजी दिखाई, उन्हें रोकने की कोशिश भी की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। अरे तो यहाँ खड़ी इनोवा से उनके पीछे जाना था। चाबी कहाँ है सर? सुनकर विराट तेजी से दौड़ता हुआ वापस हॉल में पहुंचा। सबसे पहले उसने रोहतास की जेब टटोली, कोई चाबी नहीं मिली। फिर उसका ध्यान वहीं फर्श पर रखे बैग्स की तरफ चला गया। चाबी की तलाश में उसने एक बैग को खोलकर उसका सामान फर्श पर पलटना शुरू कर दिया। चौथा बैग जो कि सैंडी का था, उसका सामान नीचे गिरते ही चाबी उसे दिखाई दे गई। उठाकर वह तेजी से गेट की तरफ दौड़ा और बाहर निकलकर इनोवा की ड्राइविंग सीट पर जा बैठा। जोशी भी समय नष्ट किए बिना उसके बगल में पैसेंजर सीट पर सवार हो गया। अगले ही पल गाड़ी कंपाउंड से निकलकर सड़क की तरफ दौड़ी। फिर राइट टर्न लेते के साथ ही वह एक्सीलेटर पर दबाव बढ़ाता चला गया। यह अलग बात थी कि फॉर्च्यूनर का दूर दूर तक कोई अता पता नहीं था। वे लोग अभी बामुश्किल 1 किलोमीटर ही आगे गए होंगे कि सड़क पर गिरी पड़ी दो मोटरसाइकिलें दिखाई दे गई। उनके इर्द गिर्द ताजा खून फैला हुआ था, जिसे देखकर ये अंदाजा लगाते उन्हें देर नहीं लगा कि दोनों को टक्कर मारकर गिराया गया था। मगर आसपास घायल पड़ा कोई शख्स नजर नहीं आ रहा था, जिसका मतलब बनता था कि बाइक्स पर सवार लोग चारों पापियों के हाथे चढ़ गए थे।
यानी हत्यारे जो भी कोई थे अब पूरी तरह से पापी मंडली के रहमो करम पर थे, इसलिए उनका अंजाम विराट को साफ दिखाई दे रहा था। मन ही मन उसने मान भी लिया था कि अपराधी जिंदा उनके हाथ नहीं लगने वाले थे, मगर कोशिश तो वह कर ही सकता था। इसलिए सड़क पर पड़ी मोटरसाइकिल के पास रुकने की बजाय गाड़ी आगे बढ़ा ले गया। फॉर्च्यूनर अभी भी उनकी निगाहों से दूर थी, जो कि होना ही था, क्योंकि दोनों गाड़ियों के हवेली से निकलने के बीच कम से कम 5 मिनट का अंतराल तो हर हाल में रहा होगा। अलबत्ता रास्ता एकदम खाली पड़ा था, इसलिए उस संकरी सड़क पर भी वह 70-80 की स्पीड निकालने में कामयाब हुए जा रहा था। सबसे ज्यादा गुस्सा उसे जोशी पर आ रहा था, जबकि सही मायने में देखा जाता तो उसकी कोई गलती ही नहीं थी। वह तो विराट का हुक्म होते ही फॉर्च्यूनर की तरफ दौड़ पड़ा था, मगर पापियों को रोकने में कामयाब इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि उसी वक्त गाड़ी के तमाम दरवाजे लॉक कर दिए गए थे। फिर जोशी को वैसी किसी बात की उम्मीद भी तो नहीं थी। इनोवा उस वक्त फरीदाबाद बाईपास रोड से करीब 2 किलोमीटर दूर थी जब गोली चलने की आवाज रात के सन्नाटे को भेदती हुई उसके कानों तक पहुंची। धाएं, 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 धाएं। कुछ सेकंड के अंतराल पर 4 गोलियां चली, फिर एकदम से सन्नाटा छा गया। साथ ही अपराधियों के जिंदा गिरफ्तार होने की रही सही उम्मीद भी खत्म हो गई। 1 किलोमीटर और आगे जाने के बाद विराट को अपनी गाड़ी सड़क पर खड़ी दिखाई दे गई। चारों पापी उससे टेक लगाए सिगरेट के सुट्टे लगा रहे थे और उतनी ही लाशें उनके सामने सड़क पर पड़ी थी। इतना बेफिक्र तो शायद ही दुनिया में कोई होता होगा। इनोवा से उतरकर दोनों उनके पास पहुंचे। विराट ने एक नजर लाशों पर डाली, फिर एक जोर का थप्पड़ जयदीप के गालों पर जड़ दिया। तमाचा इतना जोर का था कि वह जहां का तहां नीचे गिर गया। मार क्यों रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? उठने की कोशिश करते हुए उसने पूछा। जवाब में विराट ने फिर से एक थप्पड़ जड़ दिया। नैना लपक कर जयदीप के करीब पहुंची और एकदम से उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोली, रोना नहीं बेबी, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकती। डोंट वरी, ये मर्द है और मर्द को कभी दर्द नहीं होता, वानी ने जोड़ा। तुझे कैसे पता वानी? ऐना ने सवाल किया। क्या कैसे पता? यही कि जयदीप मर्द है। शट अप, विराट गुर्राया। चारों ने सक पकाकर अपने होठ भींच लिए। याद रहे कि यहाँ सवाल सिर्फ मैं पूछूंगा, तुम लोग बस जवाब दोगे, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम चारों में से 3 लड़कियां हैं। समझ गए? सबकी मुंडी एक साथ हाँ में हिली। गुड, अब बताओ किसने मारा इन चारों को? सबने मिलकर मारा है, वानी बोली। पिस्तौल कहाँ है? ऐना ने तुरंत सैंडी की रिवॉल्वर उसकी तरफ बढ़ा दी, जिसे रुमाल में लपेटकर विराट ने अपनी पैंट के जेब में ठूस लिया। ठूस इसलिए लिया क्योंकि पिस्तौल रखने की लिहाज से पैंट की पॉकेट सर्वथा अपर्याप्त जगह थी। किसकी रिवॉल्वर है ये? सैंडी की। तुम लोगों तक कैसे पहुंची? जयदीप ने बताया। जानते हो तुम लोगों ने किसको मार गिराया है? ऑफ कोर्स जानते हैं इंस्पेक्टर साहब। तभी गोली चलाते वक्त मन में जरा भी हिचक नहीं हुई। ऐना यूं बोली जैसे इनाम हासिल करने लायक कुछ कर दिखाया हो। आपको तो हमें शाबाशी देना चाहिए, गुस्सा क्यों हो रहे हैं? इडियट, नैना ने उसे झिड़क दिया। इतना भी नहीं समझती ना? तुझे पता है? हाँ पता है। क्या? इंस्पेक्टर साहब ने अगर इन चारों को खुद मारा होता तो पक्का इनकी तरक्की हो जाती। अफसर पीठ थपथपा रहे होते, मीडिया में इनकी बहादुरी के चर्चे हो रहे होते, प्रमोशन पाकर एसीपी भी बन जाते तो कोई हैरानी की बात नहीं होती। मगर हम लोगों ने इनके सपनों पर पानी फेर दिया। ऐसे में इन्हें गुस्सा नहीं आएगा तो और क्या होगा? नो प्रॉब्लम सर, हम चारों पापी आपसे वादा करते हैं कि इन चारों को शूट करने की बात कभी भी अपनी जुबान पर नहीं आने देंगे। विराट की तरफ देखती हुई वानी बोली। चाहे जितना मन हो वहाँ वाही लूट लीजिए, वैसे भी हम पापियों का ऐसी बातों पर कोई एतबार नहीं है। शट अप! इस बार विराट इतनी जोर से चीखा कि उसकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक पहुंच गई हो तो कोई हैरानी की बात नहीं थी। यू शट अप! ऐना उसे उड़कती हुई बोली। आप होते कौन हैं हमसे इस तरह से बात करने वाले? और ऐसा क्या गुनाह कर दिया हमने जो आप अपना आपा खोकर दिखा रहे हैं? आपको एहसास भी है इन सालों ने हम पापियों की तादाद कम करने के लिए कितना भयानक षड्यंत्र रचा था? मार न गिराते तो और क्या करते? इसके बावजूद अगर आपको लगता है कि हमने कुछ गलत किया है तो गिरफ्तार कर लीजिए। चिल्लाकर अपना और हमारा दिमाग क्यों खराब कर रहे हैं? विराट लाजवाब हो गया। चारों को जब अपनी गिरफ्तारी पर कोई ऐतराज ही नहीं था तो और कहने सुनने के लिए बचा ही क्या था? ऊपर से जयदीप को छोड़कर बाकी तीनों लड़कियां थी।
कैसे वह उन पर हाथ उठा सकता था। ऐसे में उनके मुंह न लगना ही उसने उचित समझा। फिर चारों की तरफ से ध्यान हटाकर वहां पड़ी लाशों के करीब पहुंचा और झुककर उनकी नब्ज टटोलने लगा। चारों में से एक भी जिंदा नहीं था। ना ही विराट को उनमें से किसी के जिंदा होने की कोई उम्मीद थी, क्योंकि गोली एकदम करीब से माथे पर गन रखकर चलाई गई थी। चारों के चारों ही बेहद पतले दुबले और आम युवक दिखाई दे रहे थे। उनके बदन पर स्किन टाइट कपड़े थे जो एक नज़र देखने पर ट्रैक सूट जान पड़ते थे, जबकि थे नहीं। उम्र भी कमो बेश सबकी एक ही थी, जिसके बारे में विराट का अपना अंदाजा था कि 30 से 35 के बीच कुछ भी हो सकती थी। वह सीधा खड़ा हो गया। इनके पास कोई सामान नहीं था, एक बैग था चारों की पीठ पर, जयदीप ने बताया। अब कहाँ है? आपकी गाड़ी में। बहुत भारी है, उठाए नहीं उठ रहे थे, नैना बोली। लेकिन हम पापी कभी हार नहीं मानते, ऐना ने जोड़ा। तुम भी कुछ कह लो, विराट ने वानी की तरफ देखते हुए व्यंग सा किया। अब पुलिस वाले ही है ना? तुम्हें शक है? तो फिर बेवजह की बातों में वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं? मुझे मेरी ड्यूटी याद दिलाने के लिए थैंक्स। अब कोई एक जना विस्तार से बताओ कि हवेली से जब तुम लोग मेरी गाड़ी लेकर भागे तो उसके बाद क्या क्या हुआ। ये पूछे कि हमने क्या क्या किया। ठीक है, वही बता दो।